हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक होगा मोहम्मद गोरी के बारे में। और मोहम्मद गोरी के बारे में हम 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक पढ़ेंगे। जबकि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो 1000 से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि महमूद गजनबी के द्वारा हमारे भारत पर आक्रमण किया गया था 1000 ईस्वी में। लेकिन 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब था, जो कि मुगल साम्राज्य का एक बादशाह था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, यहीं से ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद का हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोहम्मद गोरी के बारे में है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है उसके बारे में हम अपने भारत में पढ़ते हैं 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। क्योंकि 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया जाता है, और वो किया जाता है मुल्तान पर। जबकि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हो जाती है मृत्यु। खोखर जनजाति के जाट हुआ करते थे, तो उनके साथ संघर्ष के दौरान मोहम्मद गोरी की हो जाती है मृत्यु। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोहम्मद गोरी भारत में कहाँ से आया करता था और ये कहाँ का निवासी था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था वो एक संतबानी तुर्क था। मतलब कि कहने का ये है कि ये एक तुर्की था, तुर्क का निवासी था, और हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था गजनी से। जबकि ये गजनी जो है ये कहाँ पे पड़ती है, तो जैसा कि मैंने आपको महमूद गजनबी के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो महमूद गजनबी है वो भी गजनी से ही संबंध रखता था। कैसे, समझिए। मैंने आपको बताया था कि जो महमूद गजनबी है वो अफगानिस्तान के गजनी से आया था, और गजनी में उस टाइम पर चला करता था गजनी वंश या फिर यामिनी वंश। और इस गजनी वंश या फिर यामिनी वंश का ही एक संस्थापक माना जाता था, जो कि था अल्पतगीन। और अल्पतगीन का ही एक गुलाम और दामाद हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और उस सुबुक्तगीन का ही पुत्र हुआ करता था कौन? महमूद गजनबी। जबकि उस टाइम पे क्या चल रहा था गजनी में? गजनी वंश या फिर यामिनी वंश। लेकिन जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है तो गजनी में उस टाइम पर चल रहा था क्या? गौरवंश। लेकिन जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस टाइम पर गजनी में चल रहा था यामिनी वंश या फिर गजनी वंश। आपको ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन अब भारत पर अब गजनी में चल रहा है गौरवंश। जबकि जैसे ही ये भारत पर प्रथम आक्रमण करता है तो ये भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण करता है वो करता है 1175 ईस्वी में। तो मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर होता है 1175 ईस्वी में, और भारत के मुल्तान पर ये आक्रमण करता है। और उस टाइम पर मुल्तान में चल रही थी क्या? करमाथी जनजाति। और ये करमाथी जनजाति जो थी वो किससे संबंधित थी? मुसलमानों से संबंधित थी। मतलब कि करमाथी मुसलमानों पर सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। जबकि अगर हम बात करते हैं इसी के 3 साल बाद, मतलब कि 1178 ईस्वी में, तो 1178 ईस्वी में ही गुजरात पर आक्रमण करता है। और गुजरात पर आक्रमण करने का इसका उद्देश्य होता है यहाँ से धन संपत्ति को लूटना। लेकिन मोहम्मद गोरी चाहता है कि जिस तरीके से महमूद गजनबी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, ठीक उसी प्रकार मोहम्मद गोरी भी चाहता था कि वो गुजरात पर आक्रमण करे और यहाँ से सोना चांदी धन लूट कर ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, समझिए। जब 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, उस टाइम पे गुजरात का जो शासक हुआ करता था वो हुआ करता था भीम द्वितीय, या फिर इसको ही हम बोल सकते हैं मूलराज द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से संबंध रखता था। इसका मतलब ये होता है कि भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश से संबंध रखता था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी यहाँ पर आक्रमण करता है गुजरात पर, तो
भीम द्वितीय को जैसे ही पता चलता है इस आक्रमण के बारे में, तो भीम द्वितीय जो होता है वो अपनी सेना को एकत्र करके पहले ही तैयार हो जाता है इस युद्ध से लड़ने के लिए, जिसके कारण यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो गुजरात पर आक्रमण करता है, ये आक्रमण मोहम्मद गोरी का असफल हो जाता है। और जैसे ही मोहम्मद गोरी का गुजरात पर ये आक्रमण असफल हो जाता है, तो ये क्या करता है, अपनी सेना को लेकर वापस जा रहा होता है, लेकिन जो ये भीम द्वितीय है ये इसका पीछा करते हुए जाता है, मतलब कि मोहम्मद गोरी का पीछा करते हुए जाता है कौन, भीम द्वितीय। और राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है माउंट आबू, और माउंट आबू में जाकर भीम द्वितीय मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी को कैद कर लेता है, मतलब कि उसे गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी को ये गिरफ्तार कर लेता है, इस बात की खबर लगती है भीम द्वितीय की माताजी को। तो जो भीम द्वितीय की माताजी होती है वो क्या कहती है, इस मोहम्मद गोरी को आज़ाद करने के लिए कह देती है, कैद से छुटकारा देने के लिए कह देती है। और भीम द्वितीय क्या कर देते हैं, इसको आज़ाद कर देते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद गोरी की जो प्रथम पराजय है ये 1178 ईस्वी में, जब मोहम्मद गोरी के द्वारा गुजरात के पर आक्रमण किया जाता है और भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया जाता है, तो मोहम्मद गोरी की ये भारत में प्रथम पराजय थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी यहाँ पे पराजित हो जाता है, तो अब मोहम्मद गोरी के माइंड में सिर्फ एक बात आती है कि जब तक दक्षिण भारत में भीम द्वितीय का शासन है, तब तक दक्षिण भारत पर आक्रमण करना सही नहीं होगा या फिर उचित नहीं होगा, जिसके कारण अगले साल ही 1178 के बाद 1179 में ही जो मोहम्मद गोरी है वो भारत के सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है, जो कि उत्तर भारत में पड़ता है। और उत्तर भारत में उस टाइम पे चल रहा था चौहान वंश, और चौहान वंश का जो शासक था वह हुआ करता था पृथ्वीराज तृतीय। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को ही राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वीराज तृतीय का एक दरबारी लेखक हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। एक दरबारी लेखक हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, और इस चंद्रबरदाई के द्वारा ही एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पृथ्वीराज रासो बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा। और जो चंद्रबरदाई होता है वो किसका दरबारी लेखक होता है, तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी लेखक होता है, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है जैसे ही उत्तर भारत में आक्रमण करता है और सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है, तो इस बात की खबर मिलती है किसको, पृथ्वीराज तृतीय को, जिसके कारण 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में एक आक्रमण होता है जिसको बोला जाता है, या एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, और कहाँ पे होता है, देखिए समझिए किस किस के बीच में होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। 1191 ईस्वी में ये तराइन का प्रथम युद्ध था जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है, जबकि पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय विजयी हो जाता है, और इसी के समकालीन या फिर इसी के शासन के अनुसार, मतलब कि जब यहाँ पे उत्तर भारत में ये शासन चल रहा था पृथ्वीराज तृतीय का, ठीक इसी के समकालीन कन्नौज में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। और इस गढ़वाल वंश का शासक हुआ करता था या राजा हुआ करता था राजा जयचंद। और राजा जयचंद्र की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। और संयोगिता के साथ जो ये पृथ्वीराज तृतीय है, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था राजा जयचंद्र की पुत्री के साथ। और पृथ्वीराज तृतीय जो है वो राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के साथ विवाह करना चाहता है। और इसी की कहानी अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आगे समझते हैं।
मैं पहले इसको रफ कर देता हूं, जिसके कारण तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो संयोगिता के साथ विवाह करना चाहता है और इसी के कारण एक युद्ध होता है जिसे बोला जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मदद की जाती है राजा जयचंद्र के द्वारा मोहम्मद गोरी की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, समझिए। मैंने आपको बताया था कि कन्नौज में चल रहा था क्या, गढ़वाल वंश। और इस गढ़वाल वंश का शासक हुआ करता था या फिर राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा जयचंद्र। और इस जयचंद्र की ही एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। और इस संयोगिता के साथ ही विवाह करना चाहता था कौन, पृथ्वीराज तृतीय। लेकिन ये बात जयचंद्र को मंजूर नहीं थी। ये जो जयचंद्र है वो अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज तृतीय के साथ नहीं करना चाहता था, जिसके कारण इस संयोगिता का विवाह जो है राजा जयचंद्र कहीं और करवाने की कोशिश करता है। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय जो है वो संयोगिता को मंडप से ही उठाकर ले आता है और उसके साथ विवाह कर लेता है। और राजा जयचंद्र जो होता है बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाता है किसके, पृथ्वीराज तृतीय के। और जैसे ही पृथ्वीराज तृतीय के ये खिलाफ हो जाता है तो उसी के अगले साल मतलब कि 1192 ईस्वी में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। और जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, तो इस युद्ध में मदद की जाती है मोहम्मद गोरी की राजा जयचंद्र के द्वारा। तो होता है ये तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि होता है 1192 ईस्वी में। और ये जो तराइन का युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है, तो ये होता है मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज तृतीय। और यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो राजा जयचंद्र है इसके द्वारा ही मदद की जाती है किसकी, मोहम्मद गोरी की, जिसके कारण यहाँ पे मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है और पृथ्वीराज तृतीय जो है यहाँ पे पराजित हो जाता है। मतलब कि पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे हार जाता है। और इसके बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है तभी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। या भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाती है। नोट करो दोस्तों इसको, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए मैं नीचे वाला रफ कर देता हूं पहले। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इसके अगले साल ही मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मतलब कि 1193 ईस्वी में।
तो 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया। दिल्ली को राजधानी बनाया, लेकिन जो राजा जयचंद्र था, तो राजा जयचंद्र क्या चाहता था, वो भी शासन करना चाहता था, लेकिन मोहम्मद गोरी के द्वारा जैसे ही दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है, तो अब मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद्र के बीच में एक युद्ध होता है। इसके अगले साल बाद ही, मतलब कि 1193 के बाद एक साल बाद 1194 में ही मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद्र के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध को बोला जाता है चंदावर का युद्ध। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1194 में एक युद्ध होता है और इसको बोला जाता है चंदावर का युद्ध। अब ये जो चंदावर का युद्ध होता है, ये होता है राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में। और यहाँ पे जो ये मोहम्मद गोरी है, ये विजयी हो जाता है, और राजा जयचंद्र यहाँ पे क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, मतलब कि हार जाता है। और 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, जिसमें राजा जयचंद्र जो होता है वो पराजित हो जाता है, मतलब कि हार जाता है, और मोहम्मद गोरी यहाँ पे क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि राजा जयचंद्र को ये पराजित करने के बाद इसकी मृत्यु कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। तो चंदावर के युद्ध में ही राजा जयचंद्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, और वो की जाती है मोहम्मद गोरी के द्वारा। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पे हो जाता है मोहम्मद गोरी का साम्राज्य स्थापित, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने पहले से ही सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर रखा था उत्तर भारत में। अब दिल्ली भी इसके अंडर में आ चुकी थी, मतलब कि दिल्ली पर भी ये शासन करना शुरू कर दिया था। लेकिन गजनी वंश और भारत पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका था, जिसके कारण इसको अब शासन करने में प्रॉब्लम आने लगी थी, जिसके कारण इसके 4 गुलाम हुआ करते थे, और उन चारों गुलामों को इसने कुछ कुछ जगह दी, थोड़ी थोड़ी जगह दे दी, प्रांत दे दिए उस टाइम पे। जो आज के टाइम में राज्य जिसको कहा जाता है, स्टेट जिसको कहा जाता था, उस टाइम पे उसको कहा जाता था सूबा या फिर प्रांत। तो कुछ कुछ प्रांत जो थे वो मोहम्मद गोरी ने अपने गुलामों को दिए, और इसके 4 प्रमुख गुलाम हुआ करते थे, वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। और आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना है कि 1194 में चंदावर का युद्ध हो गया, लेकिन मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में। तो सबसे पहले मैं इसके गुलाम लिख देता हूं, जो इसके गुलाम हुआ करते थे। समझिए, इसके गुलाम हुआ करते थे, जैसे कि नंबर पहले पे हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम बात कर लेते हैं याल्दोज की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका दूसरा गुलाम होता है याल्दोज। एंड तीसरा नंबर पर आ जाता है कुबाचा। एंड इसके बाद हम 4th नंबर पे बात करते हैं, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी।
और ये वही बख्तियार खिलजी है जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, उसको तहस नहस कर दिया गया था। ये वही बख्तियार खिलजी है। इस बख्तियार खिलजी ने ही जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें आग लगा दी थी। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि लगभग ये जो आग जली थी नालंदा विश्वविद्यालय में वो लगभग 1.5 साल तक लगी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इनको अलग अलग जगह कौन सी दी गई थी या कौन से प्रांत दिए गए थे। तो समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था दिल्ली वाला एरिया। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को जैसे ही दिल्ली वाला एरिया दिया जाता है एंड यालदोज को दिया जाता है गजनी, जिसपे ये खुद शासन किया करता था, गजनी। जबकि कुबाचा को दिया था काबुल और कंधार। काबुल और कंधार। एंड जो बख्तियार खिलजी है इसकी पहले से ही हो जाती है मृत्यु। तो इसकी पहले ही मृत्यु हो जाती है, इसको कोई भी प्रांत नहीं दिया जाता है। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यही भारत में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही भारत में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की जाती है। जिसे बोला जाता है गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश के ही अलग नाम है, जैसे कि इलबारी तुर्क या फिर ममलूक वंश। ममलूक वंश और इलबारी तुर्क या फिर इलबारी वंश। हम बात करेंगे कि गुलाम वंश के ये जो नाम है ममलूक वंश एंड इलबारी वंश या फिर इलबारी तुर्क, ये नाम क्यों पड़े इसके, वो भी हम जानेंगे। लेकिन इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आता है दिल्ली वाला प्रांत, तो ये दिल्ली में एक वंश की स्थापना कर देता है जिसे बोला जाता है गुलाम वंश। लेकिन गुलाम वंश की स्थापना होने से पहले ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मोहम्मद गोरी है उसकी 1206 ईस्वी में हो जाती है मृत्यु। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हो जाती है मृत्यु। तो इस मोहम्मद गोरी की हो जाती है मृत्यु, लेकिन होती क्यों है वो, तो खोखर जनजाति के जाट हुआ करते थे। खोखर जाटों के साथ संघर्ष के दौरान तो यहाँ पे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो यही क्या करता है 1194 ईस्वी में, तो 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके द्वारा 2 मस्जिदों का निर्माण किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके द्वारा 2 मस्जिदों का निर्माण किया जाता है, जिसको बोला जाता है, एक को तो बोला जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम
मस्जिद। जबकि जो दूसरी है उसे बोला जाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये भी एक मस्जिद है। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो 2.5 दिन में बन के तैयार करवाया गया था, जिसके कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा रखा गया। और ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये है अजमेर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुरु हुआ करता था, और इस गुरु का नाम जो था वो था कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के लिए ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, या एक मीनार का निर्माण किया गया था। और इस मीनार का नाम है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था 1199 ईस्वी में। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट हो गया था 1199 ईस्वी में, जो कि करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन ये कंप्लीट करवाई थी इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि करवाई गई थी 1229 ईस्वी में। तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे रफ कर देता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। समझिए, अब ये जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार का ही निर्माण कार्य कंप्लीट कौन करता है, इल्तुतमिश। और कब करा देता है, 1229 ईस्वी में। लेकिन इसका पुनर्निर्माण मतलब कि इसकी मरम्मत, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई जाती है FST के द्वारा, जिसे बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश से संबंध रखता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। और सैयद वंश में आता है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के द्वारा भी कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया जाता है। कुतुब मीनार की क्या करवाई जाती है, मरम्मत करवाई जाती है। और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक वंश की स्थापना होती है जिसे बोला जाता है गुलामो वंश। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्या कारण है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।